नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण के स्तर के अंतर्गत अब तक आपने स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर तीनों को अलग अलग करके समझा, पढ़ा, देखा। अब एक शिक्षण को पूर्ण अगर बनाना है तो उसके लिए परम आवश्यक होता है कि हम तीनों स्तरों को मिला लें पहले, और एक स्तर के बाद दूसरे स्तर को, दूसरे स्तर के बाद तीसरे स्तर का अगर शिक्षण करते हैं तो शिक्षण पूर्ण शिक्षण माना जाता है। यानी पहले स्मृति स्तर का शिक्षण किया जाए, फिर उसके बाद हमें बोधात्मक स्तर का शिक्षण करना चाहिए, और अंतिम में हमें चिंतन स्तर का शिक्षण करना चाहिए। अगर हम स्मृति, बोध और चिंतन तीनों स्तरों पर शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसको उसी तरह से नियंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षण होगा वह आकर्षक होगा, वह बच्चों के लिए उपयोगी होगा, वह प्रभावशाली होगा, और जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी वह अपने में परिपूर्ण होगी। इसलिए शिक्षण के तीनों स्तरों यानी बोध, स्मृति, चिंतन, यानी जो इसका एक क्रम है स्मृति, बोध और चिंतन, इनको हम कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं। आइए सबसे पहले हम आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो मेमोरी लेवल है, जो स्मृति स्तर है, उसको हम याद दिलाने का प्रयास करेंगे, और स्मृति स्तर के बाद फिर आपके बोध स्तर को जांचेंगे। बोध स्तर के पश्चात फिर चिंतन स्तर पर आप किस प्रकार समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो स्मृति स्तर का शिक्षण है उसका जो उद्देश्य, जो संरचना, उसकी जो सामाजिक प्रणाली और जो मूल्यांकन प्रणाली, यानी चार इन बिंदुओं पर, इन कसौटियों पर शिक्षण को कसा जाता है, देखा जाता है। तो उसी तरह से वे चार कसौटियां ऐसी हैं जो स्मृति, बोध और चिंतन तीनों प्रकार के शिक्षणों को उस पर परीक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। तो सबसे पहले हम आपको तीनों स्तरों के शिक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए शिक्षण को पूर्ण कैसे बनाया जाता है इसके विषय में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले जो प्रतिमानीय मॉडल बनाया गया है, जो हार्वर्ड का स्मृति स्तर का है, मार्सन का बोध स्तर का है, और उसी तरह से हंट का चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान बनाया गया, मॉडल बनाया गया। अब जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, इन तीनों के उद्देश्य क्या हैं, इन दोनों की संरचनाएं क्या हैं, इन तीनों के जो सामाजिक प्रणाली क्या है, और इन तीनों की जो मूल्यांकन प्रणाली है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते आगे बढ़ती है और शिक्षण पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य को हम देख लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है, आप देखिए स्मृति स्तर के उस चिंतन पर, स्मृति स्तर के उस शिक्षण पर, और वहां से हम देखते हैं कि जो कक्षा में शिक्षण होता है वह छात्रों के लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी विषय वस्तु को अधिक से अधिक याद कराने के लिए, अधिक से अधिक विषय वस्तु को रटाने के लिए, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिससे छात्र विषय वस्तु को अच्छी तरह से रट सकें, आवश्यकता पड़ने पर उसे सुना सकें, स्मरण कर सकें, जो हम संकेतों या श्रृंखलाओं के माध्यम से उनको कुछ सिखाए हैं, याद कराए हैं, उन संकेतों को पहचान सकें, उसको आवश्यकता पड़ने पर बता सकें, उद्देश्य होता है। इस तरह से शिक्षक जो होता है वह छात्रों को उद्देश्य उसका जो डिसाइड करता है उसका यही होता है कि शिक्षक जैसा कहेगा छात्र को ठीक उसी के अनुरूप कार्य को करना है। अर्थात शिक्षक सक्रिय होता है और वहाँ पे जो छात्र होता है वह निष्क्रिय होता है, एक श्रोता होता है। शिक्षक का स्थान आदर्श का होता है, वह एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है और छात्र उसका केवल अनुसरण करने वाला होता है। वहीं पर अगर हम बोध स्तर के उद्देश्यों को देखें, वहां पर जो उद्देश्य था वह था कि विषय वस्तु पर, पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी मेमोरी लेवल पर शिक्षण ज्ञान को एक तरह से उसका प्रदान करना था, उसको प्रत्यास्मरण और पहचान के रूप में दिखाया गया उद्देश्य को। लेकिन बोध स्तर पर जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसको ज्ञान भी हो, स्मरण भी करें और उसको पहचान भी सकें, साथ ही साथ उसमें स्वामित्व की प्राप्ति प्राय होता है, जो विषय वस्तु उस पर अपना पूर्ण अधिकार दिखा सकें, अर्थात अपनी अंतर्दृष्टि का, अपनी सूझ का वह पूरी तरह से प्रयोग कर सकें। अर्थात बोध स्तर के जो उद्देश्य होते हैं वह बालकों के लिए इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो विषय वस्तु है उस वस्तु को हम इतनी बढ़िया से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से, अच्छे विधियों से पढ़ाएंगे कि वह बालक उस विषय वस्तु पर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा।
उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं रह जाएगी जिससे वह अपनी बात को कहने में संकोच करे। तो तीसरा स्तर जो होता है चिंतन स्तर होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि बालक अपनी शक्तियों का, चिंतन शक्तियों का, मनन शक्तियों का, तर्क शक्ति का, कल्पना शक्ति का, उसके जो धारणा है, विचार है, इन समस्त चीजों का उपयोग करके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो जाए और उसका करे। तो चिंतन स्तर, यह उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। वहीं पर बोध स्तर जो होता है वह मध्यम स्तर होता है, और जो उसका स्मृति स्तर होता है वह शिक्षण का निम्न स्तर होता है। लेकिन जब तक हम बोध स्तर के उद्देश्य, चिंतन स्तर के उद्देश्य को सफल करना चाहें तो उसके लिए हमको स्मृति स्तर पर ही आना पड़ता है, क्योंकि बचपन की तमाम ऐसी चीजें हैं, पहाड़े हैं, गिनतियां हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, तमाम शब्दों की मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दार्थ हैं, इन सारी चीजों को हमने याद किया, रटाया गया है। और वही हमारा स्मृति स्तर जो उस समय मजबूत था, आज हमें काम देता है। हम बार बार पहाड़ों को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपने उसी मेमोरी लेवल से जो कुछ हमने सीखा है, उसी पूर्व अनुभवों को आज प्रत्यास्मरण कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं क्या सही क्या गलत है। तो मेमोरी लेवल का शिक्षण तो परम आवश्यक है। भले इसमें छात्र निष्क्रिय हो, लेकिन हम उसको पूर्ण निष्क्रिय इसलिए नहीं मानते क्योंकि कम से कम वो याद तो करता है, रटने की क्षमता तो अपने अंदर लाता है। हाँ, निष्क्रिय इसलिए है क्योंकि वहां पर शिक्षक जितना कहेगा छात्र को उतना ही करना पड़ता है। बोध स्तर में वही छात्र जो है शिक्षक की बातों को सुनता भी है और अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी सोच भी उसमें प्रयोग करता है। शिक्षक के द्वारा जो कुछ पुनर्बलन दिया जाता है उसका वह अपना लाभ उठाता है और उसके आधार पर उत्साह को बढ़ा करके, मनोबल को बढ़ा करके वह काम करता है। चिंतन स्तर पर जाकर के वही समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद अग्रसर हो जाता है। तो ये तो उद्देश्य हो गए। अब हम देखेंगे संरचना। संरचना क्या होती है? यानी आप देखें स्मृति स्तर पर जो संरचना थी वह हर्बर्ट ने उसमें 5 सोपान बनाए थे, जिसे हम हर्बर्ट का पंचपदी कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो हर्बर्ट की पंचपदी में जो पहला स्टेप था वह था प्रस्तावना, और उसको तैयारी भी कहते हैं, प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम्स, उद्देश्य कथन। यानी पहला भाग जो था, पहला स्टेप था वो प्रस्तावना का। प्रस्तावना से प्राय क्या था? पूर्व ज्ञान को, जो कुछ जानता है वो पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज बोला जाता है उस विषय वस्तु के बारे में। जो नई वस्तु बताई जानी है विषय वस्तु, उसको उसे सिखाना है, वहां तक उन दोनों को ले आना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाना, यही क्या है? प्रस्तावना है। और इसी प्रस्तावना को जब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तब उद्देश्य कथन कर लेते हैं। यानी आपका प्रस्तावना नामक जो स्टेप है, प्रथम सोपान है, वह पूर्ण हो जाता है। दूसरा इसका प्रारंभ जो होता है स्टेप, वह होता है प्रस्तुतिकरण का। मेमोरी लेवल पर प्रस्तुतिकरण क्या करते हैं? जो तथ्य हैं, जो विषय वस्तु है, जिसको प्रस्तुत करना है, किस भाग में करें, तो उन चीजों को हम प्रस्तुत करते हैं कक्षा में जाकर के, जिसको हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वह आता है तुलना या संबंध का। यानी जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, परस्पर उन विषय वस्तुओं का आपस में तुलना करना, कंपैरिजन करना, संबंध, रिलेशन बनाना। जब तक हम प्रत्येक पढ़ाए गए पाठ्य वस्तु को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, रिलेटेड नहीं करेंगे, तब तक शिक्षण उनके लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। इसीलिए विषय वस्तुओं को एक क्रम देना पड़ता है, एक व्यवस्था देना पड़ती है, जिसके आधार पर कार्य को आगे करें। तो वहां पर एक क्रम होता है। यानी जो हमारा देखा जाए प्रयोग, या जिसे हम कहते हैं संबंध या तुलना, यानी हमारे संबंध उन विषय वस्तुओं को पढ़ाए गए यूनिट्स होता है, उनकी विषय वस्तुओं से होता है, और जितना अच्छा संबंध होता है उतना ही अच्छे से हम उसको तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये चीज होती है। तीसरा जो इसका चौथा स्टेप जो होता है वह होता है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण का। निष्कर्ष सामान्यीकरण से प्राय क्या होता है स्मृति स्तर पर? यानी पढ़ाए गए विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना, उसके आधार पर कोई एक सामान्यीकरण नियम का निर्माण करना कि ऐसा करने से लाभ हो सकता है। और जो पंचम स्टेप इसका होता है वह होता है अभ्यास या प्रयोग का। माने अब हमें विषय वस्तु में जो पढ़ाई गई है उसको हम बता सकते हैं, उसका वर्णन भी कर सकते हैं। माने वर्णन कपड़ा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ रटा है, याद किया है, उसको हम अच्छी तरह से आपको सुना सकते हैं। और उस प्रश्नों का लिख करके दिखा तो हम लिख करके दे सकते हैं, रटी हुई चीजों को, बताई हुई चीजों को। ये होता है हर्बर्ट का पंचपदी। इसी को हम 5 स्टेप कहते हैं हर्बर्ट की शिक्षण के लिए।
वहीं पर अब आप देखिए संरचना बौद्ध स्तर पर क्या थी। बौद्ध स्तर की जो संरचना थी उसमें आपने देखा होगा 5 स्टेप वहां भी चलता है। मार्शन ने 5 स्तरों को बनाया है, जिसमें सबसे पहले अन्वेषण एक्सप्लोरेशन आता है। अन्वेषण से अभिप्राय होता है कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, जो अब तक स्मृति स्तर पर बताई गई है, उसको कैसे हम बौद्ध स्तर पर ला करके अर्थात नवीन ज्ञान से उसको कैसे जोड़े, अर्थात तथ्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, उनको एक क्रम देना और आगे बढ़ाना। प्रस्तुतिकरण दूसरा स्टेप आता है। उससे प्राय होता है प्रेजेंटेशन से कि जो विषय वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई है, जो अब तक विश्लेषित की गई है, उसको अब संश्लेषित रूप में ले चलो, यानी एक एक को पढ़ाते हुए फिर समग्र को एक साथ जोड़ दो। तो उससे उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा होगा, आकर्षक होगा, प्रभावशाली होगा। जब हम दूसरी स्टेप प्रस्तुतिकरण को माने क्रम से एक एक स्टेप को हमें पार करना है, जब प्रस्तुतिकरण को हम पार कर लेते हैं तब बालक आता है परिपाक या आत्मीकरण की स्थिति में। परिपाक या आत्मीकरण से एसिमिलेशन से प्राप्त होता है। कब यहाँ पर बालक उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीख चुका है, अब वह उसमें अपनी अंतर्दृष्टि लगा सकता है, अपनी सोच लगा सकता है, अपनी विवेक या बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वह सुनी हुई चीजों को, व्याख्यायित की हुई चीजों को वह उस पर अपने कुछ ना कुछ सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, यानी बोधात्मक शक्ति उसकी पूर्ण हो जाती है और वह एक परिपक्व अर्थात परिपाक की स्थिति में पहुंच जाता है। अब वहां से वह बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि अब विषय वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति कर लिया है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब विषय वस्तु को अगर बताना हो प्रश्नोत्तर की विधि से, मूल्यांकन विधि से, वह उसको प्रस्तुत कर सकता है। अगली चीज जो इसमें स्टेप आती है चौथी, जिसे हम कहते हैं व्यवस्था। व्यवस्था से प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से होता है कि जो कुछ अब तक सिखाया गया, बताया गया, उन समस्त चीजों को अब हम वह छात्र क्या करेगा, अपनी भाषा में लिखित रूप में उसको लिख सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। तो लिखित रूप में विषय वस्तु को अपनी भाषा में प्रस्तुत करना, यही क्या है, व्यवस्था है। पांचवा स्टेप जो इसका होता है वह होता है अव्यक्तीकरण का, अर्थात अब यहाँ पर रिस्टेशन अर्थात जो बालक है वह सीखे हुए ज्ञान को अब अव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को लोगों को बता सकता है। ये जो 5 स्टेप जब इसके संरचना के पूरे होते हैं तब वह कहा जाता है कि अब उसके स्वामित्व की प्राप्ति होगी, अर्थात बुद्ध स्तर इसका अब मैच्योर हो चुका, परिपक्व हो चुका है। इस स्तर पर उसे सोचने समझने की शक्ति आ चुकी है। तीसरा स्तर जो चिंतन का बताया गया, हंट का चिंतन स्तर पे आपने देखा था कि जो संरचना होती है वह मूल रूप से किस पर आधारित होती है, अर्थात शिक्षक के द्वारा कोई ना कोई एक समस्या दी जाती है और उसी समस्या के निदान और उपचार के लिए, समाधान के लिए वह छात्र प्रयासरत होता है और उसी पर वह अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करता है और परिकल्पनाओं का निर्माण करने के पश्चात वह उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों को संकलन करने के बाद उसका परीक्षण करता है और जो परिकल्पना पुष्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, उसी के आधार पर वह निष्कर्ष और सामान्यीकरण निकालता है। तो अब बात आती है कि जो समस्या की बात आ रही है तो उसमें आपने 2 चीज़ों को चिंतन स्तर पर बताया गया था कि जब हंट का हम चिंतन स्तर का मॉडल बता रहे थे तो उसमें देखिए 2 चीज़ें आई थी, एक डीबी का आया था और दूसरा कर्ट लेविन का आया था। तो कर्ट लेविन और डीबी, तो डीबी का पहले हमने क्या बताया था, डीबी ने बताया था समस्यात्मक परिस्थिति, अर्थात जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता, कोई टारगेट लेता, कोई गोल लेता है तो उस समय गोल तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ बीच में बाधाएं आती हैं, जिसे हम कहते हैं समस्यात्मक परिस्थिति। बाधाओं का आना ही, व्यक्ति और लक्ष्य के बीच में बाधाओं का उत्पन्न होना, ये क्या है, समस्यात्मक परिस्थिति कहलाती है। और जब बाधाएं आती हैं तो उसका कोई पथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे पथ रहित परिस्थिति कहा जाता है, अक्सर पूछा जाता प्रश्न। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि कभी कभी 2 समान लक्ष्य आ जाते हैं और उसको प्राप्त करना है, चयन करना है, किसको हम चयन करें, किसको छोड़ें, इस समय फिर उसके सामने समस्यात्मक परिस्थिति आ जाती है बालक के सामने, व्यक्ति के सामने, और वह उसमें से किसका चयन करे, किसको ना करे। कभी कभी होता है कि एक ही लक्ष्य होता है लेकिन उसको प्राप्त करने के 2 रास्ते मिल जाते हैं, समाधान करने के 2 उपाय होते हैं। अब किस उपाय के द्वारा, किस रास्ते के द्वारा चले लक्ष्य को प्राप्त करे, ये भी आ जाता है। तो इस तरह से जब 2 समान लक्ष्य हों या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 उपाय हों तो उसे हम 2 नोक वाली परिस्थिति कहते हैं। तो ये तो था डीबी का। अब आइए आप कर्ट लेविन पर। कर्ट लेविन ने इसी समस्या को कैसे उत्पन्न करना है, कैसे परिस्थिति उत्पन्न करना है, बच्चों को कैसे उद्दीपन देना है, इसके बारे में कर्ट लेविन ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति होता है, उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कुछ ना कुछ कार्य करता है। कभी कभी लक्ष्य उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, कभी कभी वही लक्ष्य
कुछ उसके लिए डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है, तो वहां से वह भागना शुरू कर देता है, अर्थात निगेटिव हो जाता है। और कभी कभी वह कार्य को करना भी चाहता है, नहीं भी चाहता है। ऐसी स्थिति में धनात्मक और ऋणात्मक उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह पूर्ण भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अर्थात ऐसी स्थिति में उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसे कहा नहीं जा सकता। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि जैसे समस्यात्मक जो परिस्थिति कर्ट लेविन द्वारा बताई गई वह 3 रूप से बताई गई। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक और ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप में। तो जैसे किसी भी बालक के सामने कहा जाए तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, तुम बनना क्या चाहते हो। कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा। मान लीजिए उसे अध्यापक बनना है। उसने लोगों को देखा कि सम्मान का पेशा है, एक आदरणीय व्यवसाय है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। और जब लोगों को देखता है, अपने अनुभवों को जोड़ता है, सोचता है कि इस विषय को अगर मैं भी पूर्ण कर लूँ, इसकी क्वालिफिकेशन न्यूनतम अर्हता को पूरा कर लेता हूँ, मैं शिक्षक बन सकता हूँ। और वह आकर्षित करता है शिक्षक पेशा। इसी तरह से कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, उससे संबंधित लोग उसे आकर्षित करते हैं। तो जब गोल अर्थात लक्ष्य व्यक्ति को आकर्षित करता है, इसे धनात्मक कहते हैं, आकर्षण। लेकिन जब वही लक्ष्य व्यक्ति के लिए उसकी कैपेसिटी से, उसके अनुभवों के आधार पर उसे कुछ कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तब वहाँ पर वह उस लक्ष्य को छोड़ना चाहता है, जिसे हम ऋणात्मक कहते हैं। कभी कभी होता है कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, एक बार असफल हुआ, निगेटिव आ गया, फिर कहता है कि सफल तो होना लगा रहता है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए वह पुनः प्रयास करता है। इसलिए वह कई बार असफल और सफल होता रहता है। यानी कभी उसके अंदर धनात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है, कभी ऋणात्मक होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसे हम धनात्मक और ऋणात्मक आकर्षण के रूप में, तनाव पथ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कर्ट लेविन का जो धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक आकर्षण है, इससे अभिप्राय है अगर लक्ष्य हमें सहारा दे रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो धनात्मक होगा। अगर वह लक्ष्य हमें कहीं भटका रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो निगेटिव होगा। कभी कभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कठिनाइयों को जूझते हुए भी, परिस्थितियों को झेलते हुए भी आगे बढ़ते हैं, और कभी असफल होते हैं, कभी सफल होते हैं। इस प्रकार जब परिस्थिति आती है तो उसे हम ऋणात्मक और धनात्मक परिस्थिति के रूप में जानते हैं। ये रही संरचना। संरचना के बाद आता है सामाजिक प्रणाली, यानी जो सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम में आप स्मृति स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर आपने क्या देखा था, स्मृति स्तर पर जो सोशल सिस्टम था, सोशल सिस्टम से प्राय था जो छात्र और शिक्षक दोनों का परस्पर जो संबंध है, कौन क्या करता है कक्षा में, इसी को हम सोशल सिस्टम कहते हैं। यानी आपने स्मृति स्तर पर देखा, शिक्षक जो होता है वह सर्वे सर्वा होता है, उसका स्थान प्रमुख होता है, और जो छात्र होता है वह उस शिक्षक को आदर्श मान करके उसकी बातों का केवल अनुसरण करता है, जैसा वो आदेश करेगा वैसा वो करेगा। इसलिए वहाँ पे जो सामाजिक प्रणाली है, अर्थात उसमें शिक्षक को सर्वोच्च पद दिया जाता है, छात्र को एक गौण पद दिया जाता है, शिक्षक आदर्श होता है, छात्र उसका अनुसरण करता होता है। इसीलिए वहाँ पर जो शिक्षक विषय वस्तु को, तथ्यों को प्रकट करता है, ज्ञान प्रदान करना चाहता है, छात्र उसे सीखने का पूरी तरह से प्रयास करता है, उसका प्रदर्शन करता है। इसे कोई एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पांस स्टेटस के रूप में जाना गया। यानी उद्दीपन देगा कि तुम्हें याद करना है, छात्र उतना याद करके उसकी अनुक्रिया अर्थात प्रक्रिया के रूप में, रिएक्शन के रूप में बता देता है, रिस्पांस के रूप में मैंने इसको याद कर लिया, सुना देता है, लिख करके दिखा देता है। एक मूल्यांकन वहाँ पर जो सामाजिक प्रणाली रहती है। लेकिन वही बोध स्तर की जो सामाजिक प्रणाली अगर आप देखेंगे तो बोध स्तर पर क्या है, जो सामाजिक प्रणाली है वह शिक्षक और छात्र दोनों के मधुर संबंधों पर है। यानी शिक्षक पहले सक्रिय होता है, फिर छात्र सक्रिय होता है, फिर दोनों मिलकर के सक्रिय होते हैं। अर्थात वहाँ पे जो प्रेरणा होती है, प्रेरक होता है, वह अंतः और बाह्य दोनों प्रकार की प्रेरणाएं काम करती हैं। यानी शिक्षक अपनी विषय वस्तु का चित्रांश प्रदर्शित करता है, छात्र उस विषय वस्तु को सुनता है, व्याख्या को सुनता है, और उसके आधार पर अपने सूझबूझ का भी परिचय देता है। इस तरह से जो संबंध है, अर्थात दोनों सक्रिय होते हैं। कौन कौन, शिक्षक भी सक्रिय है और छात्र भी सक्रिय है, दोनों काफी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक प्रणाली आप चिंतन स्तर की देखें तो वहां पर बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी वहां पर अब उल्टा हो गया, जहां पे स्मृति स्तर पर शिक्षक सर्वोच्च पद पर था, वहीं पर अब छात्र सर्वोच्च स्थान पहुंच गया। यानी चिंतन स्तर पर जो सामाजिक प्रणाली है उससे अभिप्राय है कि शिक्षक का स्थान गौण हो जाता है, केवल एक पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक के रूप में ही रह जाता है, और छात्र का स्थान प्रमुख हो जाता है। वह समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए आत्म प्रेरित होता है, स्वप्रेरित होता है, और उसके परिकल्पनाओं को करके
उस समस्याओं का निदान करके उसका उपचार अर्थात समाधित करने का प्रयास करता है। इसलिए जो शिक्षक के स्थान की बात है वो गौड़ हो जाता है, और जो छात्र के स्थान की बात आती है चिंतन स्तर पर वह प्रमुख हो जाता है, मुख्य हो जाता है, प्रधान हो जाता है। अब आप आइए चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप यानी जो मूल्यांकन प्रणाली है। मूल्यांकन प्रणाली में आपने देखा होगा कि जो कुछ हम पठन पाठन किए हैं मेमोरी लेवल पर या अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल पर, तो मेमोरी लेवल पर क्या दिखाई पड़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि जो विषय वस्तु थी परिचित पढ़ाया गया था उसका हम परीक्षण कैसे करें। तो स्मृति स्तर पर मौखिक और लिखित अर्थात विषय वस्तु को हम मौखिक रूप से पूछ भी सकते हैं और उसको लिखित रूप में उससे लिखवा भी सकते ले सकते हैं। इसके लिए जो व्यवस्था दी गई वह थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देना, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देना। उसमें विषय ऑब्जेक्टिव में 3-4 विकल्पों को दे देना, उसमें से एक को चयन करना, इसके आधार पर उनकी जो स्मरण शक्ति है, उनकी जो पहचानने की शक्ति है, इसको विकसित करना। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से उसको पूछ सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मूल्यांकन प्रणाली रही। लेकिन वही जब हम बोध स्तर पर आते हैं तो मूल्यांकन प्रणाली स्मृति स्तर के तो सब रहेगी, यानी वहाँ पर लिखित भी रहेगी, मौखिक भी रहेगी, वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ बहुचयन मल्टीपल जो सिलेक्शन होते हैं, अनेकों विकल्पों को देना, उसमें से एक को सही जो है उसका चयन करना, और लघु उत्तरी प्रश्नों के द्वारा भी हम मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब चिंतन स्तर आता है थर्ड स्टेज, तो वहाँ पर तीनों चीजें तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मूल्यांकन की प्रणाली होगी वह मूल रूप से निबंधात्मक इससे टाइप होती है, जिससे वह बालक उस विषय वस्तु पर अपनी अभिव्यक्ति को खूब अच्छी तरह से दे सके, कर सके, पूर्ण कर सके, वह समस्याओं का समाधान अपनी भाषा में स्वयं कर सके। ये प्रणाली उसकी होती है और वह सर्वोच्च प्रणाली मानी जाती है। इसीलिए चिंतन स्तर को सर्वोच्च स्तर माना जाता है। लेकिन उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हमें पहले स्मृति स्तर को पार करना होगा, उस लेवल को सीखना होगा, शिक्षण करना होगा, फिर बोध स्तर के शिक्षण करना होगा, तभी हम जाकर के रिफ्लेक्टिव लेवल पर अर्थात चिंतन स्तर पर पहुंच सकते हैं। अब रही बात इन दोनों के, इन चारों शिक्षण बिंदुओं के अतिरिक्त जो स्तरों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, आप आइए इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में तमाम ऐसी वस्तुएं दी गई हैं जो शिक्षण बिंदु है, उसके आधार पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों को हमको तीनों लेवलों में देखना है, किस लेवल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा बिंदु, यहाँ लिखा स्मृति स्तर, बोध स्तर और यहाँ पर चिंतन स्तर। तो जो प्रवर्तक है, पहला शिक्षण बिंदु दिया गया प्रवर्तक, यानी आप देखेंगे स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे मॉडल के, हार्वर्ड ने बनाया था स्मृति स्तर को। बोध स्तर पर मार्सन ने मॉडल को प्रस्तुत किया और चिंतन स्तर पर हंट ने प्रस्तुत किया। अक्सर पूछा जाता है कि हार्वर्ड किस शिक्षण प्रतिमान को प्रस्तुत किए हैं, तो आप सीधे सीधे स्मृति स्तर देंगे। मार्सन के बारे में पूछा जाता है बोध स्तर, इस तरह पूछा चिंतन स्तर को किसने प्रस्तुत किया, तो आप सीधे सीधे हंट को देंगे। शिक्षण की प्रकृति, यानी यहाँ पर आपने अभी देखा कि बिल्कुल विचारहीन होती है, अर्थात यहाँ पर जो छात्र होता है वह विचारहीन होता है, वह केवल याद करता है, रटता है, विषय वस्तु को अपने किसी प्रकार के विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। शिक्षक की सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है, इसलिए जो शिक्षण की प्रकृति होती है स्मृति स्तर वो विचारहीन होती है। लेकिन बोध स्तर पर वही विचारयुक्त होता है, अर्थात यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उसके साथ छात्र भी अपने विचारों को उसमें सम्मिलित करता है, वो अपने अंतर्दृष्टि का सूझ का प्रयोग करता है, उसके प्रबलन का प्रयोग करता है, जो कुछ पृष्ठपोषक फीडबैक दिया जाता है उसका भी प्रयोग वह करता है, उससे सीखता है। चिंतन स्तर पर वही जो शिक्षण है उसकी जो प्रकृति है वह पूर्ण विचारवान हो जाती है, स्वतंत्र है, अर्थात यहाँ पे छात्र सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ वह करता है, समस्या के लिए जो उद्दीपन मिलता है उसको पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयासरत होता है, इसलिए पूर्ण विचारवान स्वतंत्र होता है। अर्थात कक्षा वातावरण भी वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से खुला होता है, वह सब कुछ सोच सकता है, कर सकता है, मनन चिंतन कल्पना विचारधारा सब कुछ बना सकता है, उसका सामान्यकरण नियमीकरण भी करने की स्वतंत्रता होती है। जो उद्देश्य होते हैं, अगर इन उद्देश्यों को देखें, जो स्मृति स्तर होता है इस पे ज्ञानात्मक होता है। ज्ञानात्मक से प्राय होता है कि जो हमारा स्मृति लेवल है, जो मेमोरी लेवल है जिसमें हम पहचान और स्मरण की बात करते हैं, यह दोनों मजबूत होनी चाहिए। तो ज्ञानात्मक स्तर पर हम पूर्व ज्ञानों को उसको याद दिलाने का प्रयास करते हैं, माने स्मृति स्तर पर। बोध स्तर पर क्या होता है, बोधात्मक और प्रयोगात्मक होता है, अर्थात यहाँ पर जो उद्देश्य होता है शिक्षण का वह बोधात्मक होता है। बालक अब उस चीजों को सोचे समझे, स्वयं उस पर अपनी अंतर्दृष्टि लगाए, अपना कुछ ना कुछ सूझबूझ का भी प्रयोग करे और उसका प्रयोग अभ्यास करके वह उसको बताने का प्रयास करे कि मैं कर सकता हूँ, अर्थात अपने उस सीखे हुए
जो ज्ञान है, जो उद्देश्य है, यही होता है कि छात्र उस विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा। चिंतन स्तर पर मूल्यांकन परक उद्देश्य होता है, अर्थात यहाँ पर जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वह होता है मूल्यांकन, अर्थात छात्र सीखी हुई समस्त चीजों को उस पर मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपनी धारणा देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करता है, विषय वस्तु से मुझे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इन समस्त प्रकार के वह मूल्यांकन को करने में समर्थ हो जाता है। पाठ्य वस्तु जो होती है वह देखें अगर स्मृति स्तर पर तो तथ्यात्मक होती है, अर्थात विषय वस्तु का केवल ज्ञान प्रदान करना, यानी क्या पढ़ाना है उससे संबंधित रिलेटेड सब चीजों को प्रस्तुत करना, यानी तथ्यों पर आधारित होता है। मुझे गिनतियां याद करनी, पढ़ाई याद करनी, वर्ड मीनिंग याद करनी है, कि मुझे कुछ नियम याद करने, सिद्धांतों को याद करने हैं, या मुझे किसी भी प्रकार से कैसे किसी चीज को संकेत को देख करके हम उसको बता सकते हैं, इन सारी चीजों को तथ्यों पर आधारित माना जाता है पाठ्य वस्तु को। और बोध स्तर पर वही पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक हो जाती है, अर्थात यहाँ पर तथ्यों के आधार पर उसकी व्याख्या करना, अर्थात शिक्षण की जो पाठ्य वस्तु होती है व्याख्यात्मक, अर्थात शिक्षक उन समस्त विषय वस्तुओं को अच्छी तरह से व्याख्या के द्वारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है, उसके भाव क्या है उसको स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास करता है। और चिंतन स्तर पर जाकर के वही जो उसके पाठ्य वस्तु है वह चिंतन से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात वहाँ पे ऐसे ऐसी विषय वस्तुओं को रखा जाना चाहिए कि जिससे वह छात्र कार्य करने के लिए तुरंत उद्दीप्त हो, उस पर अनुक्रिया करने के लिए तैयार हो, उसके समाधान के लिए बिल्कुल चिंतन से युक्त हो जाए। कक्षा का वातावरण अगर इस पर हम देखें शिक्षण बिंदु को, यहाँ पर जो स्मृति स्तर होती है इस स्तर पर छात्र निष्क्रिय होता है, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पहचान करते हैं। तो जो वातावरण होता है वह निष्क्रिय इसलिए होता है कि इसमें अध्यापक एक बार बोल देता है, पढ़ा देता है और छात्र उसको बार बार केवल याद करते हैं, जब तक सक्रिय सप्राय होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों जब तक परस्पर आपस में वाद विवाद संवाद उस विषय वस्तु पर ना करें, प्रश्नोत्तर ना करें, तब तक वो सक्रिय नहीं होता है। यहाँ पर शिक्षक तो कहता है, अध्यापक नहीं कार्य करता है, लेकिन छात्र उसको केवल सुनता है, वह उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाता है, इसलिए कक्षा का वातावरण यहाँ पर निष्क्रिय माना जाता है। उसी तरह से बोध स्तर पर आलोचनात्मक हो जाता है, अर्थात यहाँ पर छात्र जो है विषय वस्तु की व्याख्या को सुन भी लेता है और उसके आधार पर अपना बोध स्तर अर्थात विवेक पूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वह कभी कोई प्रश्नों को विषय वस्तु पर प्रश्न भी कर लेता है, कभी कभी वह विषय वस्तु से संबंधित चीजों को अलग से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर लेता है, इसलिए यह आलोचनात्मक माना जाता है। चिंतन स्तर पर वही कक्षा का वातावरण कैसा होता है, यहाँ पर विवादास्पद होता है। विवादास्पद सप्ताह है किस स्तर पर शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर विषय वस्तु से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं, उसका समाधान करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि छात्र संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि छात्रों के उत्तर से शिक्षक नहीं संतुष्ट होता है, तो एक तरह से वहाँ पे जो माहौल होता है वह चिंतन का, मनन का, तर्क का, कल्पना का उत्पन्न हो जाता है, जिसमें धारणा, मनोविचार सब कुछ उसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए इस विवाद से मतलब ये नहीं होता कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, बल्कि विषय वस्तु संबंधी उस पर तर्क और वितर्क होते हैं, जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे या रामबाण माने जाते हैं, उपयुक्त संसाधन माने जाते हैं। इसलिए इस युक्ति में विवादास्पद बनाने का प्रयास, उस पर डिबेट करो, विचारों को सुनो और विचारों को खुद व्यक्त करो। अधिगम अर्थात लर्निंग सप्राय होता है कि जो भी विषय वस्तु सिखाई जा रही है वह किस प्रकार से होनी चाहिए। तो स्मृति स्तर पर उद्दीपन और अनुक्रिया पर आधारित होता है। उद्दीपन का प्राय होता है स्टिमुलस, अनुक्रिया का प्राय होता है रिस्पांस। तो उद्दीपन और अनुक्रिया से प्राय है कि जो विषय वस्तु दी जा रही, बच्चों के सामने रखी जा रही है, वह उसको देखें और देखने के बाद याद करें, उसको पहचानने से युक्त हों, पहचान कर सकें और उसके आधार पर अनुक्रिया अपना रिस्पांस दे सकें, अर्थात सिखाई हुई चीजों को, रटी हुई चीजों को सुना सकें, लिख करके दिखा सकें और जो कुछ उनसे कहा जाए, दायित्व दिया जाए, उसका पूर्ण निर्वहन कर सकें। इसी को हम स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस भी कहते हैं। यानी जो लर्निंग होता है वह एक उद्दीपन पर होता है, तुमको इतना पढ़ना है, इतना सीखना है, और छात्र उसको सीख करके उसको प्रस्तुत करके अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करता है। पुनर्वलन अंतर्दृष्टि बोध स्तर पर अधिगम का सीखने सिखाने की विधि पाता है। यानी यहाँ पर छात्र सीख रहा है, अध्यापक उसको सिखा रहा है, सीखने पर प्रश्नोत्तर विधि से मूल्यांकन अगर कर रहा है तो छात्र उसका उत्तर दे रहा है, जिससे प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी आदि दी जाती है
लेकिन अगर छात्र के अंदर अभी कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको पुनर्बलन पुनः देता है कि शाबाश, थोड़ा और आगे काम करो और सोचो, बुद्धि लगाओ, विवेकपूर्ण काम करो, तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो, बता सकते हो, कर सकते हो। इस प्रकार से पुनर्बलन और अंतर्दृष्टि का उसे प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाता है। उसी तरह से चिंतन स्तर पर आप देखिए आत्मनिष्ठता होती है, अर्थात यहाँ पर बालक पूर्ण रूपेण स्वप्रेरित होता है, स्वचिंतन करने के लिए आगे बढ़ता है और उस विषय वस्तु को सीखता है। सीखने के बाद स्वयं अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, न्याय के द्वारा, निर्णय के द्वारा उसको पूर्ण रूपेण समाधानित समस्याओं का करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अध्यापक तो वाद प्रेरक के रूप में कुछ काम करता है, केवल उद्दीपन दे करके, और छात्र पूरी तरह से आत्मनिष्ठ होकर के उस पर चिंतन करता है, उस समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। अधिगम की जो संरचना है, इस बिंदु पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मृति स्तर पर संकेत और श्रृंखला, अर्थात संकेतों के आधार पर, श्रृंखलाओं के आधार पर वस्तुओं की पहचान करना, उनको स्मरण करने की प्रक्रिया के रूप में बताया जाता है, शिक्षण किया जाता है। उसी तरह से बोध स्तर पर जो अधिगम संरचना का शिक्षण होता है वह संबंध और विभेद प्रत्यय पर आधारित होता है। संबंध का प्राय है जो भी वस्तु पढ़ाई जा रही है उसको एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न हो कि हम आज पढ़ाने वो भूल जाए फिर दूसरा पाठ्य वस्तु उठा दें। यानी जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन एक समान नहीं होगा तब तक उसमें कोई प्रकार का रिलेशन या कोरिलेशन नहीं बन पाता है। तो उसमें संबंध जोड़ना, अर्थात विषय वस्तुओं का क्रमशः एक दूसरे विषय से जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विभेद का प्राय क्या है, जो चीजें बताई गई हैं, जो नियम सिद्धांत इत्यादि बताया जा रहा है, उनमें क्या क्या अंतर आ रहे हैं, क्यों दूसरे नियम या सिद्धांतों का आवश्यकता पड़ी, इसका विभेद करने का भी उनके अंदर क्षमता आनी चाहिए। इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है जिससे वो अपने प्रत्यय को, अपने विचारों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, समझ सके। और इसी तरह से आप देखेंगे चिंतन स्तर पर जो अधिगम संरचना होती है वह नियम तथा समस्या समाधान, अर्थात इस स्तर पर अधिगम संरचना ऐसी की जाती है, ऐसी समस्याओं दिया जाता है कि छात्र जो कुछ स्मृत किया है, जो बोध स्तर से प्राप्त किया है, उसके आधार पर अपनी उस समस्या को समाधानित करे, उसका एक नियम बनावे, उसका एक सामान्यीकरण करे और समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान कर सके। युक्तियां जो टैक्टिस होती हैं वह स्मृति स्तर पर व्याख्यान, अर्थात इसमें मूल रूप से व्याख्या दी जाती है और व्याख्या को पूर्ण करने के लिए वह अनेकों प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है। यानी जिस प्रकार से वह विषय वस्तु को प्रभावित कर सकता है, यानी विषय वस्तु को कैसे वह रटाएगा, कैसे वह पहचानेगा, इसके आधार पर वह व्याख्यान विधि का केवल प्रयोग होता है। जबकि बोध स्तर पर व्याख्यान भी चलता है, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी चलता है। यानी छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं और शिक्षक पढ़ाने के बाद, शिक्षण करने के बाद छात्रों से प्रश्न पूछ करके उस विषय वस्तु को क्लियर करता, स्पष्ट करता है। चिंतन स्तर पर वही जो युक्तियां होती हैं वाद विवाद, विचार और विमर्श की होती हैं। वाद विवाद का प्राय है यहाँ पर चिंतन स्तर पर अब शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर विषय वस्तु को लेकर के एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उसका सुझाव देते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और परस्पर अनेकों प्रकार से और उसका समाधान कैसे होगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मूल रूप से जो अब इसमें युक्तियां होती हैं तो आप वाद विवाद के अर्थात छात्र स्वयं आपस में ही विषय वस्तु पर चिंतन मनन करें, विचार विमर्श करें। अब आती है बात अप्रेरणा की। आप देखेंगे शिक्षण बिंदु अप्रेरणा जो स्मृति स्तर पर होती है, वाय अर्थात इसमें केवल शिक्षक होता है जो वाय प्रेरक होता है। वहीं पर बोध स्तर पर वाय और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। शिक्षक वाय प्रेरक होता है और छात्र स्वतः जो कुछ प्रेरित होता है उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। अर्थात शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं, दोनों प्रेरणा देते हैं, प्रेरक होते हैं। और यहाँ पर जो चिंतन स्तर है इस पर जो अप्रेरणा होती है वह आंतरिक होती है, अर्थात यहाँ पर शिक्षक केवल एक उद्दीपन दे देता है, छात्र अपनी आंतरिक प्रेरणा के द्वारा प्रेरित होकर के उस समस्या का पूरी तरह से समाधान करने के लिए अग्रसर होता है। अब आप देखेंगे बुद्धि से संबंध। बुद्धि से संबंध अगर स्मृति स्तर पर देखा जाए यहाँ होता है बुद्धि व स्मृति स्तर में संबंध नहीं होता, अर्थात केवल स्मृति स्तर ही काम करती है, वहां पर ज्ञानात्मक स्तर पर बुद्धि का कार्य नहीं रहता, अर्थात दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं हो पाता। कारण कि जो कुछ याद करना है तो देख करके आप रटो, सुन करके रटो, या जो प्रस्तुत करना जो रटा गया उसको हमने बता दिया, उसमें कहीं से किसी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, इसलिए स्मृति और बुद्धि में संबंध नहीं बन पाता। लेकिन बोध स्तर पर बुद्धि से संबंध हो जाता है, अर्थात सीखी हुई चीजों को
पढ़ी हुई चीजों को वह याद भी करता है, बताता भी है और उस पर अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ का भी प्रयोग करता है। लेकिन जो चिंतन स्तर होता है वहां पर वही जो बुद्धि का संबंध होता है वह पूर्ण रूपेण उस बालक के अंतरात्मा से, उसके अंतःकरण से, उसके अनुभवों से वह संबंधित हो जाता है। वह पूरी तरह से मौलिक चिंतन करता है, सृजनात्मक चिंतन करता है और अपनी समस्त प्रकार की क्षमताओं का विकास करता है। वह कुछ कर सकता है, इस प्रकार के भाव उसके अंदर आते हैं और उन समस्याओं का समाधान करके वह दिखा भी देता है। इसलिए यहाँ जो बुद्धि का संबंध होता है वह सर्वोच्च होता है, अर्थात चिंतन स्तर पर बुद्धि अगर ना हो तो वह अपने स्मृति और बौद्धिक क्षमता को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी स्मृति स्तर पर जो कुछ उसने रटा, याद किया, देखा, सुना, बौद्ध स्तर पर जो उसने कुछ चिंतन किया, सोचा, उसी को ला करके मौलिक और सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करके वह चिंतन स्तर को प्रदर्शित करता है, मजबूत करता है। तो बुद्धि का संबंध यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है विषय वस्तु से। परीक्षण का प्राय जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, तो स्मृति स्तर पर मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, प्रत्यास्मरण और वाक्य पूर्ति के द्वारा किया जाता है। इन प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके हम मूल्यांकन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। बोध स्तर पर जो परीक्षण होता है वह स्मृति स्तर का समस्त होता है, मानी मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ ये होता है। फिर प्रत्यास्मरण व वाक्य पूर्ति के साथ साथ बहुचयन, मल्टीपल क्वेश्चंस अर्थात मल्टीपल जो सिलेक्शन होते हैं उनको रखा जाता है और असत्य असत्य के रूप में उसे पूछा जा सकता है। लघुत्तरी रूपों में भी, प्रश्नों के रूप में भी उसको प्रदर्शित किया जाता है, पूछा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन जब चिंतन स्तर आता है तो वहाँ पे जो परीक्षण होता है वह केवल निबंधात्मक होता है, केवल उसमें अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना है, अपने द्वारा सीखे हुए समस्त चीजों को अपनी भाषा में ही बोलना है, लिखना है, सुनाना है, वर्णन करना है। जैसे किसी विषय वस्तु पर आप वर्णन करो, इसका विषय, अपने विचारों को व्यक्त करो अथवा इसका मूल्यांकन करो। ये परीक्षण की बात है। अब परीक्षणों की जांच कैसे की जाए, अगर इस स्टेप पर हम देखते हैं तो आप देखेंगे परीक्षण की जांच जो होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं स्मृति स्तर पर। इसलिए कौन सही है कौन से गलत है उसको हम देख करके सीधे उसकी उत्तर कुंजी को मिला करके उसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, परीक्षण की जांच कर सकते हैं। दूसरा जो बोध स्तर पर होता है, इसमें आप देखेंगे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसमें वह अपनी कुछ व्याख्या को भी किया है, कुछ वह मल्टीपल क्वेश्चन को भी चयन किया है। तो दोनों के आधार पर हम उसके प्रश्नों को जो लिखा है, जो दिखाया उत्तर पुस्तिका में या कक्षा में जो कुछ बताया है, गृह कार्य एप्लीकेशन आदि दिए गए हैं, उन असाइनमेंट को जैसे पूरा किया है, उन दोनों को देखते हुए हम उसका मूल्यांकन करते हैं और उसे क्रेडिट देते हैं, कौन अच्छा है, कौन कितना समझदार है, किसके अंदर कितनी क्षमता है, कौन सी ग्रेडिंग पा सकता है, कक्षा में कौन सा स्थान पा सकता है। इस प्रकार से हम उसको एक ग्रेडिंग देते हैं। और फिर चिंतन स्तर पर जो परीक्षण की जांच होती है, मूल्यांकन होता है, वह कैसे होता है, वर्ण विषय वस्तु अर्थात जो विषय वस्तु वर्णन की गई है उसका मूल्यांकन किया जाता है। कैसे, चाहे मौखिक रूप से उसे प्रश्नों को पूछ करके उस विषय वस्तु पर अधिक से उसके विचार लिए जाए, व्यक्ति लिए जाए, अथवा लिखित रूप से उसके विचारों को पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। इस तरह से जो शिक्षण है वह स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, अगर तीनों को हम एक साथ मिला देते हैं तब हमारा जो शिक्षण है वह परिपूर्ण हो जाता है, वह आकर्षक हो जाता है, वह प्रभावशाली हो जाता है और वही शिक्षण एक शिक्षक को एक प्रभावी शिक्षक, एक आकर्षक शिक्षक, एक योग्य शिक्षक के रूप में बदल देता है। तो एक शिक्षक का अगर दायित्व आपको मिलता है, आप इस कार्य को करते हैं, यदि भविष्य में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों को याद करना पड़ेगा, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ही शिक्षण करना पड़ेगा, तभी एक पूर्ण शिक्षण होगा, एक प्रभावशाली शिक्षण वक्तव्य आपका आएगा। किस तरह से आपने आज तमाम चीज़ों को सीखा, इनसे संबंधित तमाम प्रश्नों को पूछा जाता है। इस ऑडियो को, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, जहाँ पर भी कोई अगर कमी है तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे पूछिए, हम इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता को लें और हमारे समस्त वीडियोज को अगर तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन अर्थात जो घंटी का निशान है उसको दबाएं।